दोस्तों, जब भी मैं अपनी बेटी को देखता हूं एक ख्याल हमेशा आता है, उसकी जिंदगी को आसान बनाना है। पर फिर सवाल उठता है कैसे? जब वो बड़ी होगी उसके लिए कुछ अच्छा करना है। हर पिता की यही फीलिंग होती है ना? मैं भी उसी सोच में डूबा था जब किसी ने मुझसे कहा सुकन्या समृद्धि योजना खोल लो। अब देखो, जब पहली बार ये स्कीम सुनी तो लगा अरे वाह, मेरी बेटी की शादी, पढ़ाई, सबका खर्च कवर हो जाएगा। मैंने भी सोचा चलो खोल लेते हैं अकाउंट। पर असली गेम तब शुरू हुआ जब मैंने डिटेल में जाना कि इसमें पैसे फंस भी सकते हैं। और यहीं से शुरू होती मेरी असली कहानी। साल 2022 की बात है। मेरी बेटी उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। मैं बैंक गया, स्कीम की जानकारी ली और खुशी खुशी अकाउंट खोल दिया। हर साल 1.5 लाख जमा करने का सोचा था। 21 साल बाद मोटी रकम मिलेगी। मुझे लगा कि ये सही फैसला है, लेकिन 2 साल बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने मेरी सोच बदल दी। समस्या तब आई जब मैंने देखा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बदल रहा है। जब मैंने अकाउंट खोला तब ब्याज दर 8.2% थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। पहले 9.1% था, अब 8.2% है। और कौन जाने कल को 5% या फिर 3% रह जाए। सोचो, अगर 21 साल बाद ब्याज दर इतनी गिर जाए कि मेरा पैसा सही ग्रोथ ही ना करे। मैं परेशान हो गया। अब एक और दिक्कत समझ आई, इस अकाउंट को 21 साल तक बंद नहीं कर सकते थे। हाँ, 18 साल की उम्र में बेटी 50% पैसा निकाल सकती थी, लेकिन पूरी रकम के लिए 21 साल इंतजार करना जरूरी था। अब सोचो, अगर किसी इमरजेंसी में मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी बेटी को 21 साल की उम्र में इतनी बड़ी रकम खुद के नाम पर मिलनी चाहिए? मुझे डर लगने लगा। सोचो, इतनी कम उम्र में किसी को 60-70 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी? क्या वो समझदारी से फैसला लेगी या फिर कहीं गलत राह पर चली जाए तो? बस यही सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं इस स्कीम को बंद कर दूं। लेकिन अब सवाल उठा, अगर ये नहीं तो फिर क्या? अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो इस अकाउंट को जारी रखूं या फिर कोई दूसरी स्कीम देखूं। मैंने कई ऑप्शंस पर रिसर्च किया और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखा, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में बहुत फर्क था। पीपीएफ सिर्फ 15 साल की स्कीम थी, जबकि सुकन्या 21 साल की। पीपीएफ में पैसे निकालने की थोड़ी ज्यादा आजादी थी और सबसे जरूरी बात, पीपीएफ में पेरेंट्स का कंट्रोल ज्यादा था। अब मेरे दिमाग में उलझन थी कि क्या मुझे अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद करके पीपीएफ खोल लेना चाहिए। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने और गहराई में जाकर रिसर्च की। मुझे लगा कि पीपीएफ मेरे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले रहा हूं। अब मेरे सामने एक मुश्किल खड़ी थी। क्या मैं 21 साल की पक्की बचत को छोड़कर 15 साल वाली स्कीम चुन लूं? क्या मेरी बेटी के भविष्य के लिए यह सही होगा, या फिर मैं कुछ मिस कर रहा था? और यही सवाल मेरे फैसले का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या मैं अपनी बेटी का भविष्य खराब कर रहा हूं? अब देखो, जब भी हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। दिल कहता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन दिमाग बार बार शक करता है, क्या वाकई सही कर रहे हो? मेरे साथ भी वही हो रहा था। सुकन्या समृद्धि योजना एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसमें लिक्विडिटी की दिक्कत थी, यानी पैसे जल्दी नहीं निकाल सकते थे। दूसरी तरफ पीपीएफ ज्यादा फ्लेक्सिबल था, लेकिन उसका रिटर्न थोड़ा कम था। मैंने बहुत सोचा, फिर एक एक्सपर्ट से सलाह लेने का फैसला किया। मैं एक एक्सपर्ट से मिला और उन्हें अपनी कहानी, पूरी कहानी बताई। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। वो जरूरी बात क्या थी? वो जरूरी बात थी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा तुम्हारे गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना है तो सुकन्या समृद्धि सही है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और खुद कंट्रोल रखना है तो पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक नया सवाल आया, क्या सिर्फ इन 2 स्कीम में ही ऑप्शन है या कुछ और भी हो सकता है?
अब तक मेरा ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स पर, लेकिन एक्सपर्ट ने बताया कि अगर तुम्हें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। 15-20 साल के बाद इनका एवरेज रिटर्न 12 से 15% हो सकता है। अब सोचो, जहां सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ 8% तक का ब्याज दे रही थी, वहीं म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता था। यानी मेरी बेटी के लिए और भी ज्यादा पैसा बन सकता था। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक रिस्क था, मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, यानी अगर मैंने इसे गलत तरीके से किया तो नुकसान भी हो सकता था। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला, सुकन्या समृद्धि योजना जारी रखूं और 21 साल तक का इंतजार करूं। दूसरा, पीपीएफ में शिफ्ट करूं जहां मैं खुद कंट्रोल रख सकूं। और तीसरा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करूं जहां ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना थी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक बैलेंस्ड तरीका अपनाने का फैसला किया। पहली बात, मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट जारी रखा, लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। दूसरा, मैंने पीपीएफ में भी थोड़ा पैसा डाला ताकि एक सेफ्टी नेट बना रहे। और सबसे बड़ा फैसला, मैंने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी। अब हर महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी में डाल रहा था, जिससे वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हमेशा एक ही ऑप्शन पर अटकना सही नहीं होता। हमें समय के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बदलने चाहिए। मैंने वही किया। अपने रिस्क, जरूरत और बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर एक बैलेंस बनाया। अगर आप भी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा अपने गोल्स, जरूरत और लिक्विडिटी को ध्यान में रखें। सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स पर निर्भर मत रहिए, बल्कि दूसरे ऑप्शंस भी देखिए। अब आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर उन लोगों तक शेयर जरूर करिए जो सिर्फ सुकन्या के भरोसे बैठे हुए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार।